अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 4 का 9th क्लास फिजिक्स में टॉपिक नंबर 4.3 स्टडी करना है, जो कि है सेंटर ऑफ मास, और इसी में आगे चलकर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर भी बात करेंगे। ठीक है। जब भी हम किसी रिजिड बॉडी को देखते हैं ना, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी क्या है। तो हम कहते हैं कि ऐसी बॉडी जो कि डीफॉर्म नहीं होती, अ बॉडी दैट कैन नॉट deformed easily, मतलब ऐसी बॉडी जिसको आप बहुत आसानी से, जिसकी शेप को आप खराब नहीं कर सकते, उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है अगर आपके पास आयरन का कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, तो आप उस पर जितनी भी फोर्स मर्जी अप्लाई करते हैं, आप उसको डीफॉर्म नहीं कर सकते, वो अपनी शेप को खत्म नहीं करता, ब्रेक डाउन नहीं होता पीसेस में। इस किस्म की बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है। तो वो आपको बता रहा है स्टूडेंट्स के रिजिड बॉडी जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से या बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बनी हुई होती है। और सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर बॉडी का जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम कहते हैं इट इज द पॉइंट वेयर होल mass of the body is equally distributed। ये वो पॉइंट होता है जिसमें बॉडी का सारा मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से वो आपको बता रहा है कि जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपने देखना है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये वो पॉइंट होता है, इट इज द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। ठीक है, क्योंकि वेट जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से लगने वाली फोर्स होती है ना। ठीक है। mg, यानी कि मास को जब हम g से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वेट बन जाता है, और g जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है। ठीक है। तो यहाँ पर वो आपको इम्पोर्टेंट बात ये बता रहा है कि अगर हम स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं ना, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट लाइज ऑन वन पॉइंट। ठीक है। लेकिन अगर आप लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं ना, फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर डिफरेंट। और वो आपको रीजन क्या बता रहा है कि जी जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे मूव करते हैं ना, तो हाई एल्टीट्यूड पे मूव करने की वजह से जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से जब भी हम लार्ज ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उस केस में उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी चेंज होता चला जाता है। ठीक है। और फिर यहाँ पे वो आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये बता रहा है कि जरूरी नहीं होता कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी के सेंटर से ही पास कर रहे हो। सम टाइम जो है इनकी लोकेशन, ऑब्जेक्ट को मूव करने की वजह से इनकी पोजीशन या लोकेशन जो है वो चेंज होती चली जाती है। ठीक है। इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि किसी भी बॉडी का आपने सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है ना, तो हम बॉडी को या ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? हम कहते हैं रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और हम दूसरा कहते हैं इररेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आपने किसी भी रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है तो हम क्या करते हैं कि वी ड्रॉ डिफरेंट डायगोनल्स where they meet. It is known as center of gravity। कि हम जो है वो डिफरेंट डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, और जहां पर वो डायगोनल्स मीट अप कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं उस पॉइंट को ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर केस में आप डायगोनल्स भी ड्रॉ करें, इसके लिए बाज जगह पर ये भी लिखा होता है कि रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा सेंटर में लाया करते हैं। ठीक है। और अगर आप में से किसी के माइंड में ये बात आए कि रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं,
तो जो भी मैथ्स में यूज होने वाली हम सिमेट्रिक शेप्स पढ़ते हैं ना, जैसे सर्कल है, स्फीयर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है, तो इन सारी जो शेप्स हैं इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में लाई कर रहे होते हैं। आप सेंटर में लाई कर रहे होते हैं, इस तरह याद रखें, या आप डिफरेंट डायगोनल्स ड्रॉ करें तो इस तरह याद रखें, बात एक ही जैसी होती है, ठीक है। और अगर आपने किसी भी इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है तो हम उसके लिए प्लम्ब लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लम्ब लाइन मेथड क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है तो आप उस इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को किसी भी फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच करें। फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच करने से मेरा क्या मतलब है कि आप दीवार के साथ एक कील लगाएं और उस कील के साथ उस ऑब्जेक्ट को अटैच कर दें, ठीक है। फिर प्लम्ब लाइन मेथड क्या होता है कि हमने एक थ्रेड ले लेना है, लॉन्ग थ्रेड, और उसके साथ एक छोटा सा मैस अटैच कर देना है, मैस, और ये जो है वो हमारे पास एक थ्रेड ले लेना है, तो ये जो है ये हमारी प्लम्ब लाइन बन जाती है, ठीक है। और ये जो प्लम्ब लाइन मेथड हम इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें हम प्लम्ब लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में डिफरेंट लोकेशंस पर थ्रेड को रखते हैं और उस ये जो मैस आपने अटैच किया उसको अलाउ करते हैं कि वो नीचे जाए। इस तरह डिफरेंट लोकेशंस पर आप इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं और आपके पास 2 या 3 डिफरेंट लाइंस बनती हैं, ठीक है। और उन 2 या 3 डिफरेंट लाइंस वो जिस पॉइंट पर आपस में मीट कर रही होती हैं उसको हम कहते हैं दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं जैसे आपको बात यूं एक्सप्लेन करूं कि दीवार के साथ आपने यहाँ पर एक कील लगा दिया, ठीक है, और इस कील के साथ आपने फॉर एग्जाम्पल एक पेपर ही था आपके पास और उस पेपर को आपने इस कील के साथ यूं अटैच कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, पहली बार आप इसके अंदर होल क्रिएट करते हैं। पहला होल आप यहां से बनाते हैं, दूसरा यहां से बनाते हैं, तीसरा यहां से बनाते हैं। आप क्या करेंगे, इस पेपर में जो आपने पहला होल क्रिएट किया ना, इसको उठाकर इस कील के साथ पास करेंगे तो पेपर नीचे लटकना शुरू हो जाएगा ना। फिर आप क्या करेंगे, इस प्लम्ब लाइन को लेंगे और यहां से आपने इसके अंदर अटैच किया होगा तो अलाउ करेंगे नीचे जाए, तो प्लम्ब लाइन नीचे जाएगी तो ये एक लाइन बनेगी जो कि आप पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, यहां से बाहर निकालेंगे, दोबारा से जो आपने होल क्रिएट किया हुआ है इसको उठाकर इस कील के साथ अटैच करेंगे तो पेपर नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा ना। फिर आप इस प्लम्ब लाइन को लेंगे यानी कि धागा और उसके साथ मैस अलाउ करेंगे नीचे जाए, तो जब आपने यहाँ पर रखा होगा तो वो इस डायरेक्शन में नीचे जाएगा, ठीक है। आप लाइन मार्क कर लेंगे। अगेन यहां से निकाल के ये जो सुराख आपने किया होगा, 3 होल्स क्रिएट किए थे ना, यहां से इसके साथ अटैच करेंगे, दोबारा लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में नीचे मूव करके जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्शंस जब आप प्रॉपरली इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगी। जहां पर ये आपस में मीट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह देंगे, ठीक है। तो हमने ये इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाला क्वेश्चन है कि रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे लाई कर रहा होता है, या हम डायगोनल्स जहां पर मीट करते हैं वहां पर, और इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके लिए हम प्लम्ब लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सो अगर हम आपकी बुक देखें तो आपकी बुक में पेज नंबर 92 है, और पेज नंबर 92 के मैं स्टार्ट से नहीं पढ़ रही हूँ, आप बुक से रीड कर लीजिएगा, जस्ट डेफिनेशन ही है। पेज नंबर 92 का जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसमें उसने आपको बताया है कि द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर सेम फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, बट सिंस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, therefore for tall object there is a slight difference। तो मैंने ये बातें आपको यहाँ पर पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि द सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ होमोजेनियस क्यूब स्फीयर इज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, whereas center of mass or center of gravity of a right circular cylinder or cone is on the axis of symmetry and so as shown in the figure. Similarly, center of mass and gravity of a uniform wooden rod is at midpoint and therefore it is balanced from the center। तो आपको बता रहा है कि मैथ्स में यूज होने वाली जितनी भी सिमेट्रिक शेप्स होती है ना, इनके जो सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आप डायगोनल्स ड्रॉ करें और जहां पर ये डायगोनल्स मीट कर रहे हैं तो वहां पर लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर बता रहा है कि फॉर इरेगुलर ऑब्जेक्ट वन वे टू डिटरमिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज टू हैंग इट रैंडमली फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट पॉइंट and then connecting vertical line draw with the help of plumb line। तो मैंने आपको बताया कि irregular shape object के लिए हम plumb line method पढ़ते हैं। plumb line क्या चीज होती है कि आप नॉर्मली घरों में इस्तेमाल होने वाले धागे के साथ कोई छोटी सी बॉल, टेनिस बॉल, या जो हम नॉर्मली बॉटल्स इस्तेमाल करते हैं ना, वाटर बॉटल, मिनरल वाटर की बॉटल, इसका ढक्कन लें, उसके साथ धागा बांधे तो ये आपकी प्लम्ब लाइन बन जाएगी, ठीक है। फिर इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है तो आप रैंडमली उसके अंदर 2-4 होल्स क्रिएट करें, दीवार के साथ एक कील लगाएं और उसके साथ उस इरेगुलर शेप बुक को, पेज को, या जिस भी चीज का आप
सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना चाह रहे हैं, अटैच करने हैं और डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करें प्लम लाइन का इस्तेमाल करके। तो जहां पर वो लाइंस मीट करेंगे उसको हम कहेंगे दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फिर आपकी बुक में लिख रहा है दीज लाइंस विल मीट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट विच विल बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर वो आपको बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी does not always lie inside the mass, may change its location depending upon the orientation of the object। अगर आप ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेंटर में लाई करें, ये भी अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं। फिर वो नीचे आपको फिगर नंबर 4.7 में बता रहा है कि जब एक पर्सन ने अपना हैंड स्ट्रेट रखा हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ मास या ग्रेविटी सेंटर पर लाई कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ को बेंड कर दिया तो इसकी लोकेशन जो है वो सेंटर की बजाय थोड़ा सा अपवर्ड या अपलिफ्टेड हो गई है, यानी कि इसने अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर ली है। तो ये पेपर में आने वाला एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक नंबर 4.3 एंड अप हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4.4 इक्विलिब्रियम वाला वो डिस्कस करेंगे।